उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी में सियासी उठापटक के बीच अब दिल्ली में अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तराखंड के 4 मंत्री और 10 विधायक पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले राजनीतिक संकट को देखते हुए बीजेपी ने अपने 2 पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत कुमार गौतम को देहरादून भेजा था। दोनों ने वहां के नेताओं से बातचीत की और ये पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए हैं और बातचीत के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूं। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे भी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। और अब ऐसे में जबकि ये एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आती हुई कि क्या नेतृत्व परिवर्तन की मांग कुछ विधायक मंत्री वहां कर रहे हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है वो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि इस तरह की नहीं की गई है, लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि 18 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के, और ऐसे में क्या कुछ लोग नाराज हैं, इसलिए पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड भेजना पड़ा था जिन्होंने बातचीत की है, और वो किस बात की रिपोर्ट आखिर दिल्ली में आकर अपने आलाकमान को सौंप रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब ये तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, विक्रांत यादव हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, साथ ही शंकर आनंद भी दिल्ली में मौजूद हैं, दीपांकर देहरादून से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, लेकिन जो सबसे अहम बात है, अब से कुछ देर पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने वक्त मांगा था और इसीलिए मैं मिलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली आया हूं। क्या वाकई वो आना चाहते थे या उन्हें तलब किया गया था, बुलाया गया था, वजह क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने यहाँ पर समय मांगा था और इसी कारण वो देहरादून से आज यहाँ चले और अभी शाम को 4 साढ़े 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन प्रशांत, एक पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और राजनीति में तो ये कहावत पूरी तरीके से सटीक बैठती है। हालांकि बीजेपी और उसके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई संकट नहीं आया, और क्योंकि सरकार के 4 साल के पूरे हो रहे हैं तो कई कार्यक्रम होने हैं राज्य में, और सरकार क्योंकि एक बड़े बहुमत की सरकार उत्तराखंड में थी, 70 में से 57 विधायक बीजेपी के थे, तो एक कार्यक्रम किया जाना है। इसके अलावा बजट अभी पेश हुआ है, ऐसा कोई संकट पार्टी पर वहां पर नहीं बना है। बिल्कुल, ये कोई संकट, ये तो बीजेपी का दावा है विक्रांत की पार्टी में कोई कलह नहीं है और कोई संकट भी नहीं है। लेकिन हकीकत देहरादून में क्या है, जहां घमासान की खबरें भी आ रही है, सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय है। दीपांकर, अगर जो बीजेपी नेता आपके साथ मौजूद हैं, क्या पुष्टि करते हैं वो कि आखिर क्यों जाना पड़ा है, किस वजह से दिल्ली आए हैं मुख्यमंत्री? प्रशांत, शनिवार को जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह यहां पर आए, अचानक से बात आई कि कोर ग्रुप की बैठक यहां पर होगी। कोर ग्रुप की बैठक हुई, मुख्यमंत्री गैरसैंण में थे, फिर मुख्यमंत्री को तुरंत गैरसैंण से देहरादून बुलाया गया। सारे सांसद जो थे वो यहां पर आए, विधायकों को शाम में यहां पर हाजिर किया गया। लगभग 30 विधायक मुख्यमंत्री आवास पर थे शनिवार की शाम में, और तब ये बयान मुख्यमंत्री आवास से आया कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से बातचीत की है, रमन सिंह ने उनसे मुलाकात की और सब कुछ ठीक है सरकार में। रविवार का दिन बीता, लेकिन आज सुबह मुख्यमंत्री को फिर गैरसैंण जाना था, पर खबर यह आई कि 11 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होंगे। उत्तराखंड में अगर सरकार की बात करें तो 18 मार्च 2017 के बाद से लगातार इस तरह की बातें बार बार आती रही हैं कि कुछ विधायक नाराज हैं, कुछ मंत्री नाराज हैं, जो अपनी शिकायतें हाईकमान को कर चुके हैं। और इस वक्त पे जब आप जो बात कह रहे हैं कि 18 मार्च नजदीक है, 4 साल सरकार के कंप्लीट होंगे, 12 तारीख को चिंतन शिविर की बैठक होनी थी, 13 और 14 को प्रदेश कार्य समिति अभी तक तय है, जिसमें प्रदेश के सभी नेताओं को देहरादून में जुटना था। और ऐसे में अचानक से 3 दिन में जो माहौल उत्तराखंड में बदला है, सियासी फिजाओं में यह बात लगातार रही कि क्या कोई सियासी चेहरा बदला जाएगा, क्या सरकार के चेहरे में कोई बदलाव होगा। अब से कुछ देर पहले हमारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से बातचीत हुई है और उनका कहना है कि कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है और 2022 का इलेक्शन त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर होगा। तो अब नजर इस बात पर रहेगी कि आज दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। उस मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्या आगे के लिए झंडी दिखती है? और दीपंकर, यही सबसे अहम सवाल भी है। बीजेपी जो दावे कर रही है कि सब कुछ सामान्य है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है और सिर्फ चर्चा का यह दौर है, लेकिन क्या यही हकीकत भी है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस समय दिल्ली में खुद मौजूद हैं।
लेकिन उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ किसी भी तरह की नाराजगी से साफ इनकार कर दिया है। उत्तराखंड संकट पर बात करते हैं राज्य के मंत्री अरविंद पांडे जी से। अरविंद जी, ऐसा क्या संकट आ गया प्राकृतिक आपदा के बाद? राजनीतिक हलचल तेज हो गई, 4 मंत्री यहाँ पे हैं, 10 विधायक यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं, आज अचानक से ऐसा क्या हलचल हो गई? मुझे अभी तक किसी यहाँ मंत्री होने की या विधायक होने की कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूँ। मैं तो यहाँ व्यक्तिगत हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे की शादी थी मंडोला गांव में, तो कल शादी थी, मैं उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ। और रही बात राजनीतिक उठापटक की या कोई गतिरोध बड़ा हो गया है, ऐसा भाई हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं आया। हम लोग तो भाई साहब आप लोगों से ही सुना है। रही बात यहाँ विधायकों की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के आने की, तो जहाँ 57 विधायकों की बहुमत की गवर्नमेंट, 70 में से 57 विधायकों की गवर्नमेंट जहाँ चल रही हो, तो निश्चित ही जो जनता वहाँ चाहती है उसके अनुरूप प्रदेश को नई दिशा देना, विकास के नए आयाम देना, यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। और जब चुनाव का वक्त हो, 1 साल अभी बचा हुआ है, इस चुनावी वर्ष में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तो उससे बड़े फैसले लेने के लिए स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी का या मंत्रियों का अपने केंद्र के अधिकारियों से मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे सामंजस्य बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। अब ये उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं, सब कुछ सामान्य होने की बात कर रहे हैं दीपंकर, लेकिन जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या उत्तराखंड में मौसम बदलने की कुछ सुगबुगाहट है? क्या सच्चाई है और आखिर क्या ये अहम है? लेकिन शंकर आनंद, क्या ताजा अपडेट आपके पास में? देखिए, इस वक्त में अजय भट्ट जो है उनका एक बयान आया है, और अजय भट्ट उनका बयान आया है कि सीएम अक्सर आते रहते हैं राजधानी दिल्ली में और केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बातचीत करने के लिए इस बार आ रहे हैं, और 13 और 14 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ आए हैं। देखिए, अजय भट्ट का जो बयान है यह आज काफ़ी एक कहा जा सकता है इस सकारात्मक रूप में इसको देखा जा सकता है। जिस तरह से बाकायदा यहाँ पे इस मामले में अजय भट्ट से भी आज मुलाकात करना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और इसके साथ साथ 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिस वक्त में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा आपस में मुलाकात करेंगे। उसके पहले भगत सिंह कोश्यारी और निशंक से भी बाकायदा मुलाकात होगी जेपी नड्डा जी की, और उसके बाद इस मामले पर बातचीत की जाएगी। केंद्रीय बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज बाकायदा भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर और निशंक से मिलकर इस मामले पर बातचीत करेंगे, और किस तरह से जो तमाम जो राजनीतिक जो चर्चाएं हैं खासकर उत्तराखंड को लेकर इस मामले बातचीत होगी। जिस तरह से अजय भट्ट का भी बयान आया है, अजय भट्ट जो है वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीएम का जो आने का जो लेकर जो तमाम अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो ऐसा नहीं है, वो अक्सर ऐसे वक्त पे आते रहते हैं। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं बीजेपी के, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, हमारी रूटीन मीटिंग है। दीपंकर, बीजेपी नेता जो अगर आपके साथ हैं, जमीनी हकीकत देहरादून की बताएं, आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री? बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये सब कुछ तय था, ये घटनाक्रम किस तरीके से। सर, रमन सिंह जी का अचानक से आना, उसके बाद मुख्यमंत्री का अचानक से दिल्ली चले जाना, ये घटनाक्रम, कुछ विधायकों का दिल्ली में होना, ये पूरा घटनाक्रम क्या है सर? ये तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि कोई घटनाक्रम नहीं है। दिल्ली का रास्ता राजनीतिक लोगों के लिए एक आम रास्ता है। दिल्ली गए हैं तो कोई काम होगा, कोई बात होगी, किसी से करनी होगी। बाकी जो विधायक गए हैं, मेरी जानकारी में कुछ है नहीं। विधायक गए हैं, आप ही लोग कह रहे हो, लेकिन सब मिला के मैंने जो कह दिया कि कोई किसी प्रकार का कोई संकट सरकार पर नहीं है, कोई संकट भाजपा पर नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। ये केवल टीवी चैनलों ने हल्ला मचा रखा। रमन सिंह का अचानक से आना, मुख्यमंत्री का अचानक से दिल्ली चले जाना, पहले से कोई कार्यक्रम तय ना होना सर? अचानक क्या होता है? अचानक क्या होता है? पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में उनको भेजा गया। कोर कमेटी की बैठक, क्योंकि 4 साल हो रहे हैं सरकार को, किस तरह उसको मनाएं, किस तरह क्या करें, ये सब तय करने के लिए भेजा गया। तो सारे कोर कमेटी के मेंबरों से बातचीत हुई, बैठक हुई, और उसमें अचानक की तो कोई बात ही नहीं। सब कुछ ठीक है बीजेपी?
बिल्कुल सब कुछ ठीक है, 100% ठीक है। पिछले 4 साल से आप भी विधायक है, आप प्रदेश अध्यक्ष भी है। कई बार इस तरह की सुर्खियां होती हैं उत्तराखंड में कि सरकार बदलने वाली है, मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, लेकिन बार बार वो अटकलें होती है। इस बार बैठकें भी हुई, माहौल भी इस तरीके से पूरा बना हुआ दिल्ली से देहरादून तक। नहीं, कोई कभी चर्चा इस प्रकार की नहीं हुई कि सरकार मुखिया बदला जा रहा है या कुछ हो रहा। किसी प्रकार की कोई चर्चा आज भी नहीं है, केवल टीवी चैनल चढ़ा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। धरातल पे पार्टी के लेवल पे कोई इस प्रकार की बात नहीं। प्रदेश कार्य समिति जो होनी है 13-14 को वो होगी, निश्चित रूप से होगी। 12 तारीख को चिंतन बैठक है, 13 तारीख दोपहर तक वो चलेगी। 13 तारीख दोपहर बाद प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक और जिला अध्यक्षों की बैठक, और 14 तारीख पूरा दिन जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। तो प्रशांत, आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार पूरी तरह यहां पर सुरक्षित है, सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन जो सियासी माहौल बना हुआ है पूरा देहरादून से लेकर दिल्ली तक, और जिस तरह की चर्चाएं हैं कि कुछ विधायकों की नाराजगी है और मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में, और रमन सिंह का यहां आना, वो कार्यक्रम भी पहले से तय नहीं था जिस तरह खबरें, और मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना यह भी पहले से तय नहीं था। तो ये 2 घटनाएं जो घटी है शनिवार और सोमवार को, इन 2 घटनाओं के बाद सवाल खड़े हुए। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हमने अभी जिनसे बातचीत हुई, बंशीधर भगत, उन्होंने साफ तौर पे सारी अटकलों को खारिज किया है यहां पर प्रशांत। लेकिन यह सबसे अहम बात भी है कि उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ इनकार कर दिया कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने भी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष की खबरों से साफ इनकार कर दिया है। अजय भट्ट के मुताबिक बैठक में सरकार के 4 साल पूरे होने और कार्य समिति के मुद्दे पर चर्चा सिर्फ होनी है। हमारे साथ में बीजेपी सांसद अजय भट्ट हैं। सर, उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हुई है, उत्तराखंड के सीएम भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नाराज़गी वहां पर खुलकर सामने आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, और सीएम साहब का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। उत्तराखंड से दिल्ली आने में आधा घंटा लगता है फ्लाइट से, तो उसमें दिक्कत नहीं है। स्टेट के बहुत सारे काम होते हैं, सभी मंत्रीगणों से, नेतृत्व से मिलना जुलना रहता है, इसलिए इसको सियासी हलचल और मैं तो नहीं मानता हूँ कहीं पर कोई बात है। कुछ मंत्री और विधायक भी यहीं पर मौजूद हैं। नहीं तो यहाँ तो आते रहते हैं, यहाँ दिक्कत क्या है। कल सदन ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालयों से कई सारे काम मंत्रियों के भी होते हैं, विधायकों के भी होते हैं, पर मेरी नज़रों में तो मुझसे तो कोई मिला भी नहीं, भेंट भी नहीं हुई है, इसलिए मुझे इसका कोई पता भी नहीं है। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी मुलाकात की है उत्तराखंड जाकर, वो उसका क्या वजह है? हाँ, वो तो ठीक हुआ, उसमें माननीय रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, और हमारे प्रभारी जी थे दुष्यंत कुमार जी, तो उन्होंने 2 पॉइंट पर बैठक ली कोर ग्रुप की, मैं उसमें खुद उपस्थित था। एक तो 18 तारीख को हमारी 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को, बूथ स्तर तक हम अपनी उपलब्धियों को भेजेंगे, किस तरह से काम करेंगे, कार्यकर्ता सक्रिय कैसे करेंगे, एक पॉइंट ये था। दूसरा ये था कि 12, 13, 14 3 दिन हमारे वहाँ पर चिंतन शिविर है और पदाधिकारियों की बैठक है, हमारे प्रदेश की कार्य समिति है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय BL संतोष जी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, चुनावी वर्ष है, इसलिए अच्छी तरह से उसको करना है। इस नाते से उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे, रमन सिंह जी, उसको अनावश्यक क्या क्या बातें छपने लग गई, मेरे समझ से परे है ये सब बातें। अजय भट्ट हैं बीजेपी सांसद नैनीताल से, वो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, रूटीन है। विक्रांत, लेकिन क्या वाकई यही हकीकत होगी जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ना नेतृत्व परिवर्तन की मांग है और ना कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश है, या फिर भविष्य की कोई तैयारी भी कर रही हो बीजेपी जिसे वो अभी नहीं कहना चाह रही? देखिए प्रशांत, अभी जो लगातार जो ताज़ा हालात बने हुए हैं उसमें थोड़ा जल्दबाजी होगा कुछ कहना, और इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी आलाकमान इस पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि इसके पीछे 3-4 कारण हैं। एक तो आखिरी चुनावी साल है, किसी भी राज्य में अगर आखिरी साल में मुख्यमंत्री को बदला जाए तो ये पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। दूसरा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, एकदम चुनावी कार्यक्रम बीच में है, और उस बीच में अगर बीजेपी इस तरीके का कोई फैसला लेती है या इस तरीके की कोई विधायकों की मांग आई है उस पर कोई निर्णय लिया जाता है तो इसका भी संदेश
ठीक नहीं जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि रह रहकर विधायकों की और कुछ मंत्रियों की शिकायत आती रहती है और उसके बारे में विधायकों की और केंद्रीय मंत्रियों का ये भी कहा जाता है कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात भी पहुंचाई। लेकिन अभी जो फिलहाल जो ताज़ा हालात दिख रहे हैं और जिस तरह से तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या बाकी सांसद हो, तो लग ऐसा रहा है कि इस बार भी जैसे पहले भी कई बार सियासी संकट उत्तराखंड में उठा लेकिन वो थाम लिया गया, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि संकट को थाम लिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको देखते हुए इस समय फिलहाल कोई फैसला लेकिन बने रहे हमारे साथ। एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है विक्रांत। ये खबर मध्य प्रदेश से है। लव जिहाद विधेयक को जहां पर मंजूरी मिल गई है और ये एक ऐसी खबर है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन विधानसभा से अब यह विधेयक पास हो गया है और सजा का प्रावधान इसमें 10 साल तक का है। खास बात यह है कि 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है जबरदस्ती तो ये अपराध होगा। 10 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है और तमाम ऐसी चीजें जो लव जिहाद से जुड़ी हुई थी, जिस पर अहम बात ये कि मध्य प्रदेश में अब ये 10 साल तक की सजा वाला अपराध होगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, लव जिहाद पर अब इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है, कौन सी सबसे अहम बातें हैं? सबसे अहम बात यही है कि इसमें जो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ जो भी कानून बने हैं इसके पहले उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में सबसे सख्त कानून मध्य प्रदेश में बनाया गया। और उसके बाद लगातार यहाँ पर पहले सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, क्योंकि उस वक्त विधानसभा का सत्र नहीं था, तो सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया जो कि 6 महीने के अंदर जिसका रेटिफिकेशन जरूरी था। तो सरकार एक नया बिल लेकर आई और उस बिल पर आज सदन में चर्चा हुई और उसके बाद ये लव जिहाद के खिलाफ कानून सरकार। मनोज, लेकिन आरोप ये लगता रहा कि लव जिहाद तो एक ऐसे ही कपोल कल्पित शब्द है, उसको दरअसल अपनी तरीके से भुनाने की कोशिश है, लेकिन अब इसमें साफ कर दिया गया है कि दबाव बना करके धर्म परिवर्तन करवाने की अगर साजिश इसमें दिखती है तो फिर ये अपराध सजा के लिए होगा। 10 साल तक की सजा इसमें हो सकती है और 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान। तो वाकई क्योंकि जो अहम बात ये लेकिन ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त जो पूरे देश भर में पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आए दिन अब राजनीतिक पार्टियां कभी रैली कर रही हैं तो कभी कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और जनता को संबोधित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा की है। इसके जरिए उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा, यानी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। और ममता बनर्जी लगातार सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है। विधानसभा के चुनाव है लेकिन वो केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है और जो तकलीफ जनता को है उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उसी से जोड़ दिया गया है गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को। और जनता के बीच ममता बनर्जी पदयात्रा करती हुई सिलीगुड़ी में कल वो थी, पदयात्रा कर रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे और एक बड़ी ऐतिहासिक रैली को संबोधित कर रहे थे। लेकिन आज ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर है और बढ़ी हुई महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए जनता से मुखातिब हैं। मुद्दा अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने का, क्योंकि 27 तारीख को पहले चरण का मतदान है पश्चिम बंगाल में और सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने 4 किलोमीटर की लंबे यात्रा की, रोड शो किया, एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इस रोड शो के बहाने ममता की कोशिश बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाने की है और केंद्र सरकार को घेरने की। गैस के बढ़ते कीमतों के खिलाफ भी ममता के रैली में देखिए एक जत्था महिलाओं का ये है कि यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर का यहाँ पर कटआउट बनाकर ये लोग यहाँ पर रैली में लगातार यहाँ पर नारेबाजी चलता ही रहेगा। अभी भी हमारे कुछ माननीय सदस्यों का हमें मार्गदर्शन मिला है। आज एक शुरुआत है, आगे चलकर के हम विस्तार से बात भी करेंगे।
75 सप्ताह भी हमारे पास हैं और बाद में पूरा साल भर है। तो इन सब को लेकर के हमें आगे जब चलना है तब इन सुझावों की बहुत अहमियत है। आपके इन सुझावों में आपका अनुभव भी झलकता है और भारत के डाइवर्स थॉट से आपका कनेक्ट भी दिखता है। यहां आजादी के 75 साल को लेकर एक मोटी मोटी रूपरेखा, एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। वो एक प्रकार से विचार प्रवाह को गति देने का ही उसका काम है। ये कोई सूची ऐसी नहीं है कि इसी को लागू करना और इसी में बंधे रहना। एक एक मोटा मोटा विचार प्राथमिकताओं की कहीं से शुरू करने के लिए जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे हमें चर्चा होगी ये पूरी तरह एक कार्यक्रम का शेप लेगा, समय निर्धारित करेगा, टाइम टेबल निर्धारित करेगा, कौन क्या जिम्मेवारी संभालेगा, कैसे करेंगे, इन सबको आगे हम बारीकियों से देखेंगे। इस प्रेजेंटेशन में भी जो रूपरेखा खींची गई है उसमें भी पिछले दिनों कई अलग अलग फोरम में जो बातें आई हैं उन बातों को शामिल करने का एक छोटा मोटा प्रयास भी किया गया है, उसे शामिल किया गया है। एक तरह से प्रयास ये है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के अध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। ये आयोजन हमारे इन 75 वर्षों की उपलब्धियों की दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्षों के लिए हमें एक रूपरेखा, एक संकल्प भी देखा, क्योंकि 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब हम कहां होंगे, दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा, भारत को हम कहां तक ले जाएंगे। आजादी के बीते हुए 75 साल और आजादी का जंग, ये हमें प्रेरणा देगा, एक पीठिका तैयार करेगा और उस पीठिका के आधार पर ये 75 साल का पर्व भारत की आजादी की शताब्दी के लिए उस दिशा में मजबूती से जाने के लिए एक हमारे लिए दिशा दर्शक हो, प्रेरक हो और पुरुषार्थ की भावना जगाने वाला हो। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, उत्सवेन विना यस्मात् स्थापनम निष्फलम भवेत्, अर्थात कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। एक संकल्प जब उत्सव की शक्ल लेता है तो उसमें लाखों करोड़ों के संकल्प जुड़ जाते हैं, लाखों करोड़ों की ऊर्जा जुड़ जाती है। इसी भावना के साथ हमें 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर, उन्हें साथ जोड़कर ये आजादी का अमृत महोत्सव, ये 75 साल का ये पर्व हमें मनाना है। जन भागीदारी इस आयोजन की, इस उत्सव की मूल भावना है।
और जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो इसमें 130 करोड़ देशवासियों की भावनाएं भी हैं, उनके विचार और सुझाव भी है और उनके सपने भी हैं। साथियों, जैसा आपकी जानकारी में भी है, आजादी का यह अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज at 75, achievements at 75, actions at 75 और resolve at 75। हमें इन पांचों को लेकर आगे बढ़ना है। इन सभी में देश के 130 करोड़ लोगों के आइडियाज, उनकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए। स्वाधीनता संग्राम के जिन सेनानियों को हम जानते हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन साथ ही जिन सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली, उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत मां के बेटे बेटी ने अपना योगदान न दिया हो, बलिदान न दिया हो। उन सब के बलिदान, उन सब के योगदान की उन महान प्रेरक कहानियां भी जब देश के सामने आएगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है। इसी तरह हमें देश के हर कोने में, हर वर्ग के योगदान को भी देश के सामने लाना है। कई ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से कोई न कोई महान काम देश और समाज के लिए कर रहे हैं। उनकी सोच को, उनके आइडियाज को भी हमें सामने लाना है। देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। साथियों, इस ऐतिहासिक पर्व के लिए देश ने रूपरेखा भी तय की है। उसे और अधिक समृद्ध करने की दिशा में आज प्रारंभ हुआ है। समय रहते रहते ये सारी योजना अधिक शार्प हो जाएगी, अधिक प्रभावी हो जाएगी और ये प्रेरक तो होगी ही होगी, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी, हम वो लोग हैं जिन्हें आजादी में, देश की आजादी के लिए मरने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी यही भाव प्रबल हो, तब जाकर के 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हम देश को जहां ले जाना चाहते हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश चल पड़ेगा। देश में हो रहे नए नए फैसले, नई नई सोच, आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प, इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को भी पूरा करने का प्रयास है। भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास है जिसकी इच्छा रखते हुए अनेकों वीरों ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया था, अपना जीवन काल कोठरी में बिता दिया था। साथियों, आज भारत वो सब कर रहा है जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना नहीं हो सकती थी। 75 साल की यात्रा में एक एक कदम उठाते 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 आज देश यहां पर पहुंचा है। 75 साल में अनेक लोगों का योगदान रहा है, हर प्रकार के लोगों का योगदान रहा है और किसी ने किसी के योगदान को नकारने से देश बड़ा नहीं बनता है। हर किसी के योगदान को स्वीकार करके, स्वागत करके, सम्मान करके आगे चलने से ही देश आगे बढ़ता है और उसी मंत्र से हम पले बढ़े हैं, उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं। आजादी के 75 साल जब देश मनाएगा तो देश उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेगा,
उन्हें प्राप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा जो कभी असंभव लगते थे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से ये आयोजन भारत के ऐतिहासिक गौरव के अनुरूप होगा। आप सब अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। आप सबके योगदान ने ये आयोजन भारत के गौरव को पूरी की दुनिया के सामने रखने की एक ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, दिशा मिलेगी। आपका योगदान बहुत मूल्यवान है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके योगदान के लिए और आने वाले दिनों में आपके सक्रिय भागीदारी के लिए आप सबको निमंत्रण देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जो जश्न होगा उसकी तैयारियों के लिए कमेटी बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यों की कमेटी की आज इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हमें उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है और 12 मार्च से इस कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी जाएगी। और यह दिन भी खास है जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह भी शुरू किया था।